जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। एज अ पार्ट ऑफ फटाफट सीरीज रिटर्न्स, जिसमें मैं डिस्कस अभी एक वीडियो में मोशन डिस्कस करूंगा और प्रॉपरली समझ पाएंगे मोशन क्या है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में क्या फ़र्क है। बेसिक्स हैं लेकिन काफ़ी बारी पूछा जाता है। और फिर हम ग्रेविटेशन के बारे इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस है, बेसिक्स हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। ये सेम क्वेश्चन अगर आपको याद हो, इसी बार सीडीएस 2021 के 2 में आया था। एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस 35 मीटर है। राइट वन कंप्लीट आफ्टर, पूरे चक्कर के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना और डिस्टेंस कितना है। ये क्वेश्चन सेम इस बारी सीडीएस में भी आया था जी, अगर आपको याद हो तो। दोस्त 35 मीटर रेडियस है और यहां से शुरू किया, ठीक है जी। एक पूरे चक्कर के बाद तो भाई डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, ठीक, और जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो 2πr होगा। मैथ्स तो थोड़ा बहुत आना चाहिए कि सरकमफ्रेंस पूरा चक्कर लगा के वापस आना, तो 2πr, तो 2 इंटू 35 इंटू 22/7, इस प्रकार आप 5 लेंगे, 5 10 220 मीटर होगा डिस्टेंस। क्लियर है जी, तो आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए था। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वेलोसिटी, थर्ड लॉ, सेकंड लॉ, और ये ग्राफ्स जहां पर ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ये कौन सा ग्राफ क्या इंडिकेट करता है? अगर आप देखें तो डिस्टेंस तो भाई बढ़ ही नहीं रहा है, यहाँ पर ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा, तो इसका मतलब डिस्टेंस स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इस प्रकार के यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगर आप ये बस चल रही है, आप आगे को बस चलती है तो आपको झटका लगता है, तो वो कौन सा लॉ ऑफ मोशन है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये डिस्कस करूंगा अभी मैं सारी चीजें। अगर आप एक स्टोन को घुमा रहे हैं गोल गोल सर्कुलर ऑर्बिट में, स्ट्रिंग ब्रेक्स, द स्टोन विल गो विच अलोंग अ टेंजेंट। इन चीजों को देखना, सर्कुलर मोशन को डिस्कस करेंगे जी। सबसे पहले मैकेनिक्स में एक चीज याद रखिएगा जी, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं कुछ, उनके यूनिट्स, ये मेन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जी। लेंथ हो गया, मास हो गया, एलएमटी बचपन में कहते थे। उसके बाद करंट एम्पेयर, टेम्परेचर है जी, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको मोल में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला याद रखिएगा जी। तो नॉर्मली हम सीजीएस सिस्टम में ही सारा एसआई सिस्टम में कवर करते हैं सारी चीज़ें, और यहाँ पर वॉल्यूम ये सभी यूनिट्स दिए हुए हैं। ये नॉर्मल है लेकिन आपको वैसे यूनिट्स पता होने चाहिए, कई बार इस पर भी क्वेश्चन बनाया था। अब आता है स्केलर क्वांटिटीज कौन सी है और वेक्टर कौन सी है। स्केलर जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, लाइक स्पीड, और इसी का वेक्टर पार्ट होता है वेलोसिटी, क्योंकि इसकी स्पीड भी, इसकी क्वांटिटी भी है और डायरेक्शन भी है। अगर हम वर्क की बात करें तो स्केलर है, मास भी स्केलर है, वेट जो है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। डेंसिटी स्केलर, लेंथ इवन। समझ आ रहा है जी ये सभी को? इसी प्रकार डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, टॉर्क, हमें तकरीबन फोकस होना चाहिए कौन सा स्केलर होता है कौन सा वेक्टर। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। शॉर्टेस्ट पाथ विद डायरेक्शन इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, while distance is a longer path you can say, और प्रॉपर एग्जैक्ट डिस्टेंस, और ये स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड और वेलोसिटी में भी यही फर्क है जी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। फॉर्मूला सेम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहां पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक और चीज होती है रोटेशनल स्पीड और टेंजेंशियल स्पीड। रोटेशनल स्पीड होती है ओमेगा, और टेंजेंशियल स्पीड होती है जो नॉर्मल स्पीड होती है। अगर आप टायर को चला रहे हैं, समझिए टायर अगर घूम रहा है, तो टायर का जो घूमने की स्पीड है उसको ओमेगा कहा जाता है, रोटेशनल स्पीड। लेकिन वो टायर कितनी तेजी से जमीन पे चल रहा है, दैट इज बेसिकली वेलोसिटी। अगर ये टायर ऐसे चल रहा, हम ये कवर करते हैं ना जो स्पीड, तो वो टेंजेंशियल स्पीड है। अदरवाइज रोटेशनल स्पीड आप सुनते होंगे बाइक्स में, कार्स में हम बोलते हैं आरपीएम, रोटेशन पर मिनट, दैट इज बेसिकली दिस रोटेशनल स्पीड। इन दोनों का आपस में रिलेशन है, ये पक्का याद रखें। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यही लिखा हुआ, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। टेंजेंशियल स्पीड किसके बराबर है? रेडियस को मल्टीप्लाई कर दोगे ओमेगा के साथ, और ओमेगा क्या है? रोटेशनल स्पीड। आप समझ सकते हैं, अगर मैं एक बड़ा टायर ले रहा हूं और एक छोटा टायर ले रहा हूं, इन दोनों टायर को मैं सेम पुली के साथ बांध रहा हूं, घुमा रहा हूं, वेलोसिटी जो गोल घूमने की है ये सेम हो सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूं टेंजेंशियल स्पीड,
तो बड़े इसकी, अगर ये दोनों इस तरह गोल गोल घूम रहे हैं, वो सेम स्पीड पे घूम रहे हैं, ठीक है जी, तो इसकी टेंजेंशियल स्पीड ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, क्योंकि ओमेगा तो सेम है लेकिन आर फर्क डालता है, ये ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्पीड होगी। एक इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है जो ऑन द स्पॉट जब आप गाड़ी चला रहे हो उसको आप उसी इस सेकंड पे कितनी है जो स्पीडोमीटर पे हमें दिखती है, और एक होती है एवरेज स्पीड जो नॉर्मली हम न्यूमेरिकल्स करते रहे वो एवरेज स्पीड पे है। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, 2b मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, नॉर्मल फॉर्मूला। ये कुछ ग्राफ्स हैं जो आपको वेलोसिटी इंडिकेट कर रहे हैं, अगर डिस्टेंस पर एक एक सेकंड में इतना डिस्टेंस, फिर डिस्टेंस में इतना, तो दिस इज लाइक अ वेलोसिटी इज टोटली यूनिफॉर्म स्पीड। अगर ये गिर रहा है तो मतलब स्पीड कम होती जा रही, पहले हाई स्पीड थी, इतना ज़्यादा डिस्टेंस इतने सेकंड में कवर करते जाए, फिर स्पीड नेगेटिव है जी। ये है जी जो रेस्ट पे है चीज़, क्योंकि डिस्टेंस वैसे का वैसा ही है हर जगह पे, क्योंकि डिस्टेंस तो इस तरह वेरी कर रहा है, ऊपर को जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, बट विद द टाइम इट इज सेम। रिलेटिव वेलोसिटी भी आपने पढ़ा हुआ, ऑपोजिट अगर डायरेक्शन से आ रहे हो तो प्लस करेंगे, ये देख रहे हैं आप येलो कार इस तरफ आपस में टकरा रही हैं तो प्लस करेंगे, और अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका भी यूज होगा। एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन को समझते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे आप स्कूटर चलाते हो तो उसका एक्सेलरेटर दबाते हो, पहले स्पीड इतनी है, और बढ़ाओगे तो और स्पीड बढ़ेगी, बट विद टाइम दैट इज बेसिकली एक्सेलरेशन, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि मीटर पर सेकेंड तो वेलोसिटी का अपॉन टाइम कर दोगे तो क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दैट इज बेसिकली एक्सेलरेशन। और ये वेक्टर क्वांटिटी है जी। जब एक्सेलरेशन 0 हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई, वैसी की वैसी है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी डिक्रीजेस, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसी प्रकार एक्सेलरेशन के भी ये मोड्स हैं, सिंपल है चीज़। ये फॉर्मूला कई बार यूज होता है, जहां पर अगर आपको बताया गया, पिछली बारी पेपर में क्वेश्चन था, बस थी जो रेस्ट पे थी और फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी बताई कितने टाइम में, या एक्सेलरेशन पूछता है। ये तीन फॉर्मूले बहुत बेसिक है, 7वीं 8वीं कक्षा में दिया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अल्टीमेटली एक्सेलरेशन ही बता रहा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम, यही चीज इधर ए टी आ गया, और v इज इक्वल टू ये v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी बन गया, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बन गया। इसी प्रकार s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीनों फॉर्मूले बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले, इनको याद रखिएगा, पेपर में आ जाते हैं आपके CDS में, NDA में और CFF में। अब आता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि न्यूटन ही था जिसने फोर्स को पहली बारी डिफाइन किया था, क्लियर है जी। और उसका कहना था फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा, न्यूटन इसका यूनिट है। अब जरा देखते हैं होता क्या। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। अ बॉडी इन द स्टेट ऑफ मोशन विल रिमेन इन मोशन, a body in the state of rest will remain at rest until or unless external force is applied, until unless अगर बाहर से कोई फोर्स न लगाए तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन पे तो मोशन में रहेगी। इसका सेफ एग्जांपल है, बस में आप बैठे, बस ने अचानक ब्रेक मारी तो आपको आगे झटका पड़ा, वो क्या हुआ, वो बेसिकली आप मोशन में थे और अचानक बस रुक गई तो आपको आगे मूव होना पड़ा, तो वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। आप कई बार चद्दर से मिट्टी झाड़ते हो तो वो चद्दर जब आप झाड़ोगे तो मोशन में ले, लेकिन जो बीच में पार्टिकल्स थे देवर एट रेस्ट, तो वो निकलेंगे बाहर, दैट इज ऑल्सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो याद रखें, लॉ ऑफ इनर्शिया के भी ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वो होता है इनर्शिया, बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। सो मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। नेक्स्ट आइए फिर, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ आ गया, बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, बॉडी इन मोशन विल रिमेन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब क्या है जी, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज बेसिकली फोर्स, और चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम होता है m इंटू वी, बटा टाइम कर दिया तो क्या हो गया, इज इक्वल टू फोर्स v अपॉन टी। तो याद वैसे आप सीधा अगर नॉन बैकग्राउंड से हो तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन याद रखिए, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। फादर इज इक्वल टू माँ,
और इसके भी एग्जांपल्स हैं। जब भी इसके ऊपर फोर्स लगाओ तो इसका मोशन होगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है जी? इट इज बेसिकली अगर एक पुश लगाया तो दूसरी तरफ से बराबर वैसा पुश आएगा। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। याद रखिए ये भी, अगर आप गन में चला रहे हैं गोली तो रिकॉयल होता है पीछे को, दैट इज बेसिकली द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एंड याद रखिएगा दे ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, सेम बॉडी पे ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी याद रहेगा, इसके एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम के बारे याद रखिए, फॉर्मूला कम से याद रखिए। मोमेंटम बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला m इंटू वी। इम्पल्स क्या होता है जी? इम्पल्स के दो फॉर्मूले हैं, मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इसको कह देते हैं या इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। इसका काफ़ी एप्लीकेशंस है, समझिए क्या चीज़। अगर आपने देखा हो कभी क्रिकेटर जो बॉल कैच करता तो पीछे को हाथ क्या करेगा, अगर पीछे को हाथ करेगा तो उससे क्या होगा, उसके हाथ पे कम लगेगी। क्यों? क्योंकि अगर फोर्स इनटू टाइम कर दें, फोर्स तो आपने सेम रखी है, वो तो सेम फोर्स से आ रही है, अगर आप टाइम बढ़ा दोगे तो इम्पल्स कम पड़ेगा, तो उससे बॉल कम लगेगी हाथ में। इम्पल्स का मेन मतलब ये है। इसी प्रकार अगर आप देखो कभी भी नेल्स, मतलब आप अगर बेड के ऊपर आप कांच का कुछ गिराओ तो वो टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका वो नीचे तो जाएगा बट टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, जिसके कारण इट वॉन्ट ब्रेक। सो ये जो टाइम है ना, ये चीज़ है जी इम्पल्स। ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में भी आ जाता है। वाई डू द क्रिकेटर्स कैच द बॉल एंड पीछे हाथ क्यों लेके जाते हैं? ये सब क्या है जी? दैट इज बेसिकली टाइम। आई होप यू पीपल आर गेटिंग दिस थिंग। इम्पल्स याद रहेगा एफ इंटू टी, और चेंज इन मोमेंटम इज बेसिकली इम्पल्स। फ्रिक्शन के बारे में आप सभी को पता ही है जी। ये दो बॉडीज के जब व्हेन दे ट्राई टू मूव अपॉन ईच अदर, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता जी। ऑल्सो इंक्रीजेस द एडहेसिव पावर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रिक्शन रिमेन्स द सेम, याद रखिएगा जी। एंड एडहेसिव प्रेशर इंक्रीजेस, सो द फोर्स। When the force surfaces in contact are extra smooth, the distance between the particles in contact decreases. तो ये था जी पॉलिशिंग से, लुब्रिकेटिंग से आप इसको। अब ज़रा सर्कुलर मोशन पे भी बात कर लेंगे। कोई भी चीज़ जब गोल घूमती है जी, तो एक फोर्स लगती है अंदर को और एक फोर्स लगती है उस पर बाहर को। अंदर को जो फोर्स है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो बाहर को फोर्स लगती है उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। इसके काफ़ी एप्लीकेशंस, अगर आपने वॉशिंग मशीन में कभी कपड़े धोते हुए देखा तो वॉशिंग मशीन के अंदर एक कंटेनर होता है और उसमें छेद होते हैं। जब वो गोल घूमती है तो कपड़ा बाहर को खींचता है, पानी सारा बाहर को निकलता है और वो जाएगा, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। आपने घर पे मक्खन भी निकाला होगा इसी बेसिस पे, जो मिक्सिज हैं ये सब इसी पे है नहीं। तो कहने का मतलब एक अंदर को फोर्स, एक बाहर को, और उस फोर्स का फॉर्मूला याद रखिएगा mv²/r या mr ओमेगा स्क्वेयर, कोई भी लगा सकते हैं, सेम है mv²/r या mr ओमेगा स्क्वेयर। आई होप, और ये दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस रहती हैं। इसके अलावा हमें डिस्कस जो करना है वो ज़रूरी है जी, इसमें होता है सर्कुलर मोशन में। एक चीज़ याद रखिएगा, सेंट्रीपिटल अंदर को, और वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल होती है, याद रखिए। सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर, इधर ये सर्कुलर पाथ, ये पक्का पॉइंट याद रखिएगा जी, इंपॉर्टेंट है। सो एंगुलर वेलोसिटी, जो कि ओमेगा θ/r कहते हैं, इज मेजर्ड एंगल पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी हमेशा क्या है, याद रखिएगा, वेलोसिटी टेंजेंशियल है और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, एंड इट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड सेंटर। तो ये था जी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आई होप बेसिक समझ आ गया। सर्कुलर मोशन के ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये इम्पल्स,
वेक्टर क्वांटिटी, और ये चीज़ें आपने ये जो है मोमेंटम याद रखना। अब आइए ग्रेविटेशन पे, बिल्कुल बेसिक है, इसमें सिर्फ फॉर्मूला ही याद कर लें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स इज इक्वल टू m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर। कहने का मतलब न्यूटन ने कहा कि दो मास जो आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं उनका ये सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होती है, नॉट अ रिपल्सिव। इट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द मासेस, टू मासेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मासेस, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस, स्क्वायर ऑफ दैट, एंड इज प्रोपोर्शनल टू मासेस मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स का ये फॉर्मूला, और इसके बीच में जो कांस्टेंट लगता है वो जी है जी, जिसको हम कह देते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आई होप यू पीपल आर क्लियर। इसको कॉन्सेप्ट को दिया किसने? इसाक न्यूटन ने, मैथमेटिका किताब में। ये चीज़, एक और चीज़ याद रखिएगा, जितनी फोर्स से ये खींच रही है इसको, इस मास को, उतनी फोर्स से भी ये मास इसको खींच रहा है। मतलब जितनी फोर्स से पृथ्वी हमें खींच रही है उतनी ही फोर्स हम पृथ्वी की तरफ लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला तो दोनों का सेम है जी, मासेस का तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन है और डिस्टेंस का भी दोनों का तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला है फॉर बोथ ऑफ दीज फोर्सेस। सो डू रिमेंबर दिस वन, it's always attractive force and along the line joining the center of the masses. It is independent of the medium present in between. ये तीनों प्रॉपर्टीज भी पेपर में आ सकती हैं। Gravitational force in independent medium, it's a conservative force, very very important, on the second opposite to the exerted by the second. नेक्स्ट है जी ग्रेविटी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ से आता है? क्योंकि अगर आप देखो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन भी होता है, फोर्स इज इक्वल टू जी एम एम बटा आर स्क्वायर भी होता है। ठीक है जी, इन दोनों को अगर इक्वेट करो, छोटा मास कट गया तो एक्सेलरेशन बराबर है जी कांस्टेंट, अर्थ का मास कांस्टेंट, उसका रेडियस कांस्टेंट, इन दोनों को सभी को मिला के 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर्मूला आता है। ये है वैल्यू अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, छोटा जी। अब ये छोटा जी वेरी करता है किसके बेसिस पे? रेडियस के बेसिस पे। मास और ये तो कांस्टेंट है, ये चेंज करता है। अगर हम चेक करें अर्थ इक्वेटर पर रेडियस ज़्यादा, पोल्स पे कम, क्योंकि ऑब्लेट स्फीयर है ना अर्थ। अगर रेडियस ज़्यादा है तो नेचुरली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जी, तो अगर ये ज़्यादा तो ये कम होगा। इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम होती है और पोल्स पे जी की वैल्यू ज्यादा होती है। ये याद रखिएगा, लॉजिक समझ आ गया जी। लेकिन एक और चीज बताना चाहूंगा, व्हाट अबाउट व्हेन द अर्थ के अगर आप अंदर जाओगे, ऊपर जाओगे तो नेचुरली आप आर के हिसाब से कहोगे कि भाई जी कम होगा, लेकिन जब आप अंदर भी जाओगे तब भी जी कम होगा। याद रखिएगा, मैक्सिमम जी की वैल्यू सरफेस पे। ये गुड क्वेश्चन है, सीएफएफ में पूछा गया हुआ। इज एवरीवन क्लियर? At surface it's constant and inside also it decreases, outside also decreases. outside में तो वो फॉर्मूला लगेगा जी एम एम बाई आर स्क्वायर, तभी ये कर्व बनाई गई इस प्रकार, यहाँ पे सीधा ही नीचे। याद रखिएगा जी, इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए। मास और वेट यहीं से आता है, क्योंकि वेट होता क्या? वेट इज बेसिकली फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन अ बॉडी। सो वेट इज इक्वल टू एम जी एंड मास इज इक्वल टू एम। ये भी याद है, वेट का यूनिट होता है न्यूटन और मास का यूनिट होता है केजी। अब आता है जी लिफ्ट वाला केस। अगर आप लिफ्ट में खड़े हो और यहां पर वेइंग मशीन और बंदा खड़ा ऊपर, तो जब लिफ्ट ऊपर को जा रही है जी तो नेचुरल सी बात है बंदे का फोर्स भी नीचे को लग रहा है। अगर तो लिफ्ट जो है कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो उसमें एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा, एक्सेलरेशन 0 है, तो वेट सेम रहेगा। लेकिन अगर लेफ्ट एक्सेलरेट कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से और नीचे को जी लग रहा है, तो भाई वेट बढ़ेगा एम जी प्लस ए। जी ने तो हमेशा नीचे लगना, क्योंकि जब ऑपोजिट जा रही है तो दो वैल्यूज ऐड होंगी। रिलेटिव वेलोसिटी बात की थी, जब भी ऑपोजिट जा रही है, एक ऊपर एक नीचे, देन वी विल ऐड। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तब सब्ट्रैक्ट। याद रखिएगा, हर जगह पर यूज होगा। अगर यही चीज जब लेफ्ट नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन से आ रही है जी माइनस ए हो जाएगा ये चीज। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, एग्जामिनर जान के लिखेगा लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो एक्सेलरेशन विल बी 0। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, सैटेलाइट। सैटेलाइट पे भी कई बार क्वेश्चन आता है। सैटेलाइट किसको कहते हैं? उपग्रह, जो किसी भी प्लैनेट के आसपास बॉडी घूमे उसको हम सैटेलाइट कहते हैं।
अब एक ना टॉपिक आता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। होती क्या है, अर्थ अगर घूम रहा उतनी ही स्पीड पे, जितनी स्पीड पे अर्थ घूम रहा उतनी ही स्पीड पे अगर वो सैटेलाइट अर्थ के आसपास घूमे तो नेचुरल सी बात है उसके ऊपर ही रहेगी 24 घंटे, स्टेशनरी दिखेगी, उसको जियो स्टेशनरी कहते हैं। तो ये भी पूरा घंटा कितना, 24 घंटे में पूरा चक्कर लगाएगी अर्थ के आसपास। दूसरी चीज, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 36,000 किलोमीटर हाइट पे ही लगता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब एक वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है जिससे वो बैलेंस हो सके, जिस वेलोसिटी से इसको लॉन्च किया और अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों बैलेंस्ड हो तो वो होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। और वो क्या है, रूट GM/r। r क्या है, जितनी हाइट पे उसको लगाना है। फॉर्मूला देखना है बस, और कुछ नहीं। और एस्केप वेलोसिटी रूट 2 टाइम्स द एस्केप ऑर्बिटल वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, वो 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड। नथिंग टू वरी, पूछ लेने वाला है। ये थे जी सैटेलाइट्स के बारे, याद रखिएगा। बेसिक लॉजिक हम समझ चुके हैं ये चीज़ें। एक चीज़ रह गया केपलर्स लॉ, इस पे भी कई बार क्वेश्चन आता है। ये तीनों लॉज याद रखने हैं, वैसे सिंपल है, ये सिर्फ इन 3 एग्जाम्पल से। नंबर 1 लॉ कहता है कि सारे प्लेनेट जो है ना सूरज के आसपास इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। दूसरा लॉ कहता है कि भाई एरियल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, कि ये वाला जो एरिया कवर किया एक टाइम में और ये एरिया वाला जो एक टाइम में कवर किया ये दोनों सेम है। सो दैट इज एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी डिस्टेंस होता है, अब ये एरिया कवर कर रहा है सेम टाइम में तो एरियल वेलोसिटी कह दिया सेम। तीसरा लॉ, T² इज प्रोपोर्शनल टू R³। जितना ये T क्या, टाइम पीरियड ऑफ रोटेटिंग रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अगर पास है तो भाई टाइम पीरियड कम लगेगा, जितना दूर है उतना ज़्यादा टाइम पीरियड लगेगा, इसलिए T² इज प्रोपोर्शनल टू R³ याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुके, केपलर के तीनों लॉ याद रहेंगे जी। इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में सो इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब्स। आई होप एवरीबडी इज़ वेरी क्लियर। तो मैंने अभी आपके साथ 2 सेशंस इस सेशन में डिस्कस किया फिजिक्स का लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन मोशन। आशा है कि आपको ये सही लगा हो, समझ आ गया हो। रात को 9 बजे आई विल बी डिस्कसिंग द रेस्ट ऑफ फिजिक्स, बिकॉज मैंने 2 सेशन रखे थे बट आई थॉट कि ये पूरा नहीं हो पाएगा तो मैंने इसी में रखा। प्लीज स्टे ट्यून टू द फटाफट सीरीज एंड डू चेक आउट माई शॉर्ट्स ऑन दिस चैनल। मैंने सब चीज़ें आप लोगों के साथ विद क्वेश्चंस डिस्कस कर रखे हैं शॉर्ट्स में भी 1-1 मिनट में, ताकि आप क्विकली रिवाइज कर सकें। फॉर करंट अफेयर्स ऑल्सो यू कैन जस्ट रेफर टू आवर चैनल। फॉर मैथ्स क्लासेस वी आर डेली हैविंग द advanced maths classes which are very very important for those people who want to target IMA और AFA। चेक करिए, स्टे ट्यून टू आवर चैनल। और अगर आप में से कोई भी देखना चाहता कोई भी चीज़ें हमारे टेलीग्राम लिंक पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, वी आर अवेलेबल देयर। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन।